इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सेम ऐसे ही थी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। देखो के तो ये रहा एज इट इज, ये के एज इट इज उठा के यहाँ पुट कर दो, ओमेगा टी के साथ है ना, ये रहा ओमेगा, उठा के एज इट इज यहाँ पे पुट कर दो, बस ई नोट चाहिए हमें। तो ई नोट कैसे निकालेंगे, बी नोट दे रखा है, देखो बी नोट ये दे रखा है, ई नोट कैसे निकालेंगे ये रहा, अगर बी नोट दे रखा है तो ई नोट कैसे निकालें, मैंने बताया था ना ई बाई बी भी होता है और ई नोट बाई बी नोट भी होता है। तो बी की ये इक्वेशन दे रखी है, ये बी की इक्वेशन दे रखी है, तो ये बी नोट है ना, बी इक्वल टू बी नोट, तो बी इक्वल टू ये दे रखा है साइन के साथ में जो भी हो बी नोट है, जिसके साथ में जो भी है ये बी नोट है, तो बी नोट की वैल्यू दे रखी है तो देख लो फिर आ जाएगा ई। बी नोट की अगर वैल्यू दे रखी है तो बी नोट को इधर ले जाओ, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया ई नोट, वही ई नोट यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो बन जाएगी इक्वेशन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आज, किसी को पूछना हो तो हैंड रेज करो, अगर किसी को किसी पूछना हो वो हैंड रेज करो, बाकी हैंड लोअर कर लो, हैंड लोअर का एक ऑप्शन है वहां से हैंड लोअर कर लो, जिसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेज रखो बस, ठीक है। तो ऐसे और क्वेश्चन है, तुम्हें मैंने चेक कर लिया किस किसने पढ़ाया, वो चेक हो गया, अब और क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन एक बार, हाँ स्क्रीन होगी क्लियर ये वाला। A radio transmitter operates at a frequency of 880 kilohertz and power of 10 kilowatt. Find the number of photons emitted per second. तो इसमें एक बार नोट कर लो, फ्रीक्वेंसी है 880 किलोहर्ट्ज, पावर है 10 किलोवाट, क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, ये निकालना है। तो मैं नोटबुक पे बताता हूँ क्या गिवन है और क्या निकालना है, देखो तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 880 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, पावर दे रखी है 10 किलोवाट, 10 किलोवाट पावर दे रखी है, ठीक है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड। तो फोटोन तो पता है ना, जो सन से लाइट आती है उसके एनर्जी के पैकेट होते हैं, उसको फोटोन कहते हैं। फोटोन आर क्वांटा ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना, सन से जो लाइट आती है उसमें छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट आते हैं, उसको फोटोन कहते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं, ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो ये मैं समझा देता हूँ कैसे निकालेंगे, क्योंकि नई टाइप का क्वेश्चन है, और नई टाइप का क्वेश्चन है तो हम इस तरह से निकालेंगे। नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला ये होता है पी अपॉन में एच न्यू, पी अपॉन में एच न्यू। कहाँ से है फॉर्मूला अभी बता देते हैं, देखो थोड़ी देर पहले मैंने ये समझाया था, थोड़ी देर पहले मैंने ये समझाया था कि सन से जो लाइट आती है ना उसकी एनर्जी इतनी है, सन से जो भी लाइट आती है उसकी एनर्जी इतनी, और ये एनर्जी एक फोटोन की है। सन से जो लाइट आती है ना उस लाइट में छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट होते हैं, एक छोटे एनर्जी के पैकेट की एनर्जी इतनी है, E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। चलो देखो तो हमने ये पढ़ रखा है E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, अगर नंबर ऑफ फोटोन n हो तो उसकी एनर्जी n टाइम हो जाएगी, है ना, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू और नंबर ऑफ फोटोन अगर n है तो एनर्जी n टाइम हो गई, तो n एच न्यू हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एनर्जी बाई टाइम क्या होता है, पावर, एनर्जी बाई टाइम क्या होता है, पावर, ये है एन एच न्यू, और ये टाइम है, वो टाइम को पर सेकंड कह रहा है, तो इस टाइम को हम 1 सेकंड ले लेंगे, और 1 सेकंड ले लेंगे तो फिर यही बन गया, है ना, ये एनर्जी बाई टाइम क्या हो गया, पावर, और ये टाइम हमने 1 सेकंड ले लिया, 1 सेकंड, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ फोटोन n की वैल्यू निकालनी है, देखो p के अपॉन में h न्यू कर दिया, p के अपॉन में h न्यू, तो इससे सोल्व हो जाएगा, p दे रखा है, p दे रखा है, h का वैल्यू पता है, और न्यू की वैल्यू ये रही, ये फ्रीक्वेंसी है, h प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू में याद होनी चाहिए,
ठीक है ना। तो इस तरह से सोल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला और ये सारी चीजें मैं भेज दूंगा तुम्हारे पास, वहां से नोट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो मैं बोल के बता देता हूँ। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर है एक, और एक डीसी सोर्स लगा दिया, डीसी सोर्स। ये डीसी बैटरी है। एसी बैटरी ऐसी होती है, हमने एसी सर्किट विद इंडक्टर कैपेसिटर शेयर पढ़ा था ना, उसमें सारे में ये बैटरी लगाई थी। यहाँ पे नीचे लिख देते E इक्वल टू ई नोट। तो ये एसी बैटरी है, और क्वेश्चन में ऐसे कह रखा है एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद डीसी सोर्स। तो ये डीसी सोर्स इससे एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स का मतलब ये वोल्टेज है यहाँ पे, ये कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसमें ये बताना है, इस क्वेश्चन में क्या बताना है, एक तो कंडक्शन करंट, एक डिस्प्लेसमेंट करंट। कब बताने हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस। और फिर है यही बताने हैं कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट आफ्टर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा ना, उसके बाद क्या है इनकी वैल्यू। फिर क्वेश्चन देख लो, एक बैटरी है उससे कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, और बैटरी से कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, तो ये बैटरी इसको चार्ज कर देगी। जब इसको बैटरी चार्ज करने लग रही है ना, उस टाइम पे कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या है। व्हाट आर कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस ऑफ ए कैपेसिटर। फिर पूछ रखा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आफ्टर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज। जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा ना पूरा, उस टाइम पे इनकी वैल्यू क्या है। चलो सोचो और बताओ, 5 सेकंड का टाइम है। कैसे निकालेंगे, कोई तरीका बता देना। डिस्प्लेसमेंट करंट तो वैसे निकल जाएगा, आई डी इज इक्वल टू ई नोट डी फाई ई बाई डी टी। डी फाई ई बाई डी टी कहेंगे। एक बार रुको, म्यूट कैसे हो गए। ठीक है, हाँ बोलो। इसको एब्सल नोट कहते हैं, ई नोट नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला हो गया। तो अब बताओ कंडक्शन करंट क्या कहेंगे। कंडक्शन करंट के बारे में बताओगे। यस बताओ, यस करो, फिर दोबारा स्पीकर ऑन। चलो अनम्यूट नहीं हो पा रहा तो देखो फिर, चलो देखो नेटवर्क इशू आ जाता है कई बार। देखो क्वेश्चन में वैल्यू तो देनी रखी कि कितनी वोल्टेज है, कितनी कैपेसिटेंस है, वैल्यू नहीं दे रखी, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा फॉर्मूले की फॉर्म में, है ना। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रखा हो और उसका तुम्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं आता हो, तो जो जितना भी याद है ना उतना जरूर लिख दो। जैसे इसमें तुम्हें नहीं पता कि भी कितना डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, कितना कंडक्शन करंट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन तो पढ़ के आओगे एग्जाम में, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला लिख दो। अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर जरूर मिल जाएगा इससे फॉर्मूला लिखने से ही। तो जो भी याद है वो लिखना है, खाली छोड़ के नहीं आना कोई भी क्वेश्चन। चलो देख लो फिर। ये कह रहा है जब ये चार्ज होने लग रहा है ना, चार्ज होने लग रहा है, उस टाइम पे कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ये है, और हमने ये पढ़ा था कि जितना करंट यहाँ से जाएगा ना उतना करंट वापस भी आएगा, जितना करंट बैटरी से जाता है उतना करंट वापस भी आता है। तो इस वायर के अंदर होता है कंडक्शन करंट, और इन कैपेसिटर की प्लेट के बीच में होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ से जितना कंडक्शन करंट जाएगा उतना ही कंडक्शन करंट यहाँ से जाएगा, तभी तो उतना वापस आएगा। तो कितना होता है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होते हैं जब ये चार्ज होने लग रहा है ना। जब चार्ज होगा तो करंट यहाँ से ऐसे सर्कुलेट होगा, तो जब चार्ज होने लगेगा उस टाइम पे, जब चार्ज हो रहा होगा उस टाइम पे ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यही बताना था, आई सी इज इक्वल टू आई डी, और इसका फॉर्मूला ये है। तो यही आंसर है, तो फर्स्ट वाले का आंसर ये होगा। फिर कह रहा है इन दोनों की फिर वैल्यू बताओ आफ्टर फुल्ली चार्ज। जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा ना, जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, तो फिर तो ये करंट फ्लो होना बंद ही हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। और करंट फ्लो होना अगर बंद हो गया तो कंडक्शन करंट जीरो, और कंडक्शन करंट जीरो
और कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा इक्वल होते हैं। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। तो जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा ना, तो पूरी सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो कंडक्शन करंट भी जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो। ये आंसर है इसका। ठीक है, ठीक है। और देखो आगे क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। सबसे लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 14, देख लो। और मैं किसी का नाम लेके पूछूंगा, बिल्कुल आसान है। गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 8000 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम। वेवलेंथ नोट कर लो, 4000 एंगस्ट्रॉम है एंड 8000 एंगस्ट्रॉम। रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालना है, जिनकी वेवलेंथ इतनी इतनी है ना, दोनों वेवलेंथ दे रखी है। इन लाइट की वेवलेंथ का रेशियो क्या है वो निकालना है, वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, वेवलेंथ का दे रखा है। चलो नोट कर लिया, करो सॉल्व। 8000 एंगस्ट्रॉम क्या निकालना है, ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ, इनकी वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। किसमें निकालना है, वैक्यूम में। कोई बताएगा? जो हैंड रेज कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ इनके अलावा भी किसी का हैंड रेज हो जाए। बाकी नहीं पढ़ रहे, नूरन पवित्रा पहले अच्छे पढ़ते थे, मनीष भी पढ़ता था, राखी पढ़ती थी, ऋषभ, रौनक, सुनील, सारे पढ़ते थे। अब सारे पढ़ना बंद कर गए। सानिया, वैभव भी देखो हैंड रेज नहीं कर रहा। राखी बताओ, राखी बताओ क्या आंसर आएगा। अनम्यूट करो अपने आप को, ऑप्शन में जाके अनम्यूट होगा, वहां से अनम्यूट करके बताओ। मैम राखी को अलाउ करना अनम्यूट के लिए, क्योंकि कैसे सर होंगे? क्योंकि सर जो वैक्यूम है ना सर, डिप्रेशन मतलब वो होता है सर, डिस्प्रेशन इक्वल होता है। क्या था? डिस्प्लेसमेंट है या नो कुछ और? सर। तो सर क्योंकि वहां पे डिप्रेशन नहीं होता इन वैक्यूम, देयर इज नो डिस्प्रेशन इन वैक्यूम। ओके, तो बाकियों से पूछ लेते हैं। अभी तेरा आंसर आ गया। आगे से पजल नहीं होना, बिल्कुल सॉलिड आंसर देना है। पुष्पम बताएगा, पुष्पम। राखी बताओ अगर अनम्यूट हो सकते हो तो। सर इसका आंसर हाँ होगा बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ बोथ द वेव्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू सेम रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो दोनों की रेशियो 1:1 आएगी। ठीक है, हमने पढ़ा था लाइट वेव है, सन से जो लाइट सर आती है ना वैक्यूम के अंदर, उसकी स्पीड इतनी है। और सन से जो लाइट आती है ना, अभी देखते हैं। कल मैंने ऐसे बताया था, ईएम स्पेक्ट्रम पढ़ाया था कि सन से जो लाइट आती है ना, उस लाइट का ये वाला पार्ट हमें दिखाई देता है विजिबल, विबग्योर, बाकी पार्ट हमें दिखाई नहीं देता। तो मतलब ये सारी सनलाइट है, ये सारी सनलाइट है, लेकिन सारियों की वेवलेंथ अलग अलग है ना, सभी की वेवलेंथ अलग अलग है। यहाँ पे विबग्योर की भी देखो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ अलग अलग है, लेकिन सारी ईएम वेव है। और ये सारी सनरेज के अंदर ही होती है। एक्स रेज भी होती है सनरेज में, गामा रेज भी होती है, विजिबल लाइट भी होती है, सारी होती है सनरेज के अंदर, है ना। इंफ्रारेड रेज भी होती है जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो सारी सनरेज के अंदर है। और सन से जो भी लाइट आती है उसकी स्पीड कितनी है, सी है, उसकी स्पीड कितनी है, सी, कल ही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन पढ़ के आओगे
कि वेवलेंथ डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी वेव वैक्यूम के अंदर चल रही है तो वैक्यूम के अंदर उसकी स्पीड इतनी होती है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3:2 और यहाँ पे भी लिखेंगे तो कट जाएगा, तो रेशियो 1:1 आएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो अब हैंडेज करो, हैंडेज नहीं थंब इंप्रेशन देके बताओ किसको समझ में आई कि वेलोसिटी का रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि वैक्यूम के अंदर जो भी सन से रेज आती हैं सभी की वेलोसिटी सेम है 3 × 10⁸। वो ओनली वैक्यूम के अंदर है, किसी मीडियम में चलेंगे तो सेम नहीं है। मीडियम में तो फिर वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और किसी भी मीडियम के अंदर वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वैक्यूम में चेंज नहीं होती। ठीक है, तो आज जो भी मैंने क्वेश्चन समझाए हैं इनका मैं पीडीएफ बना के भेजूंगा, ये सारे समझ के नोटबुक में नोट करने हैं, और इनके साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज और करनी है। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दूंगा, वो सारे सोल्व करने हैं। आज का यही काम है। ओके ओके बाय।